ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बाजार पर ग्रहण। हम इस खास कार्यक्रम में देश के दो जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रो एनालिस्ट से बातचीत कर रहे हैं। ऋचा पाठक जी हैं हमारे साथ और साथ साथ देवेंद्र चतुर्वेदी साहब हैं। देवेंद्र सर ने कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टोरल थीम्स हमें बताई हैं जिनको आप प्ले अप कर सकते हैं, लेकिन ऋचा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहां पे दाव लगा रही हैं। ऋचा जी, आप जो एनालिसिस करती हैं उसका नेट मूल मकसद शेयर बाजार वालों के लिए ये है कि बताइए मैम पैसा कहाँ लगाना है, तो उसका आंसर क्या निकल के आ रहा है मैम? कहां लगवा रहे हो आप पैसा, कहां लगाना चाहिए हमको दाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी ये बिल्कुल सही समय है अगर आपके पास पैसे हैं और आप लॉन्ग टर्म एक विजन रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बहुत सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हाँ। सेक्टर जो मैं बोलना चाहूँगी, एक तो बैंकिंग सेक्टर है, ज़रूर बढ़ेगा। दूसरा सेक्टर मैं आईटी सेक्टर बोलूँगी, मेडिसिन वाला सेक्टर है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा लास्ट सेक्टर मैं बोलूँगी एजुकेशन। एजुकेशन भी के शेयर्स भी आपको लेने में बहुत फायदा होगा। एक ऐसी चीज़ है जो शायद आजकल हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है प्रॉपर्टी मार्केट। प्रॉपर्टी मार्केट भी देखिए इमीडिएट तो रिटर्न्स 1 साल तक थोड़ा-सा मुश्किल है, मगर आप अगर लॉन्गर टर्म विजन रखते हैं, जैसे मैं बोलूँ 5 साल का, तो आपको प्रॉपर्टी अभी ली हुई एक अच्छा मुनाफा देगी। तो ब्लू चिप शेयर्स में बिल्कुल आप इन्वेस्ट करिए, लॉन्गर टर्म करिए। जो सेक्टर मैंने बताए हैं जैसे बैंकिंग, आईटी, मेडिसिन, एफएमसीजी, इनमें सेक्टर अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये सेक्टर्स लंबी अवधि के लिए आज से लेकिन अच्छे अट्रैक्टिव बेट्स हो सकते हैं। लेकिन देवेंद्र सर, जाते आते एक आखिरी सवाल, आपने मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली डिस्कनेक्ट होता है शेयर मार्केट्स में और जो परिस्थितियां बनती हैं, और शेयर मार्केट्स के लिहाज से शायद एटलीस्ट इंटरिम पीरियड जो है वो अच्छा रहेगा, खास तौर पे सितंबर तक। सितंबर के बाद आप कह रहे हैं चैलेंजिंग समय हो सकता है, क्या करना है उसका मतलब? सितंबर के बाद अपना मुनाफा घर ले जाने का है, कैश में बैठने का है, और बुरा समय मतलब कि शेयर बाजार कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं आपको? क्या ऐसा तो नहीं है ना? बेसिकली जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, हाँ। तो मैं मार्च अप्रैल 2021 पर ही फोकस करूंगा। हाँ। फिलहाल जो भी है मैं सितंबर तक देख रहा हूं। जितना आप सावधान हो सकते हैं वो आपके हित में रहेगा, क्योंकि आगने वाले 4 महीने, अक्टूबर से फरवरी कितना खराब होगा हम नहीं जानते, लेकिन समय बहुत टेस्टिंग टाइम है वो। तो रेगुलरली वार्निंग आती हुई अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 4 महीने का पीरियड थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, पर इस समय शेयर बाजार में दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं पैसे लगाने के मौके हैं। शेयर बाजार पर इस ग्रैंड का और सितारों का बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नजर नहीं आता। इनफैक्ट शेयर मार्केट शायद आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। जिन सेक्टर्स की चर्चा हुई उन सेक्टर्स पे, खास तौर पे जो मंगल ग्रह से इन्फ्लुएंस पॉकेट्स होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करने के मौके होंगे। और इस बीच एक बात जो और निकल कर आ रही है कि बुलियन मार्केट्स में, सोने और चांदी में भी ये निवेश के शायद बेहतरीन मौके हो सकते हैं। अगर वाकई चैलेंजिंग पीरियड आना है तो ये वो पॉकेट्स हैं जो शायद इवेंचुअली अच्छा आउट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आए। ऋचा जी, देवेंद्र सर, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इनफैक्ट आप सबका जो ये शो देख रहे हैं, कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज ब्रेक के उस पार कंटिन्यू करेगा। नमस्कार। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना का केमिकल कनेक्शन। जी हां, लॉकडाउन के दौरान आपने ऐसे कई दृश्य देखे होंगे, आपको देखने को मिले होंगे, जिनमें लोगों पर डिसइंफेक्टेंट या सीधी भाषा में कहें तो केमिकल का छिड़काव होता दिखता है। कुछ लोगों को आपने छिड़काव करने वाली टनल से भी गुजरते हुए देखा होगा, तो कुछ जगहों पर यह काम पिचकारी नुमा चीज से होता नजर आया होगा। लेकिन क्या ये सब सही है? क्या डिसइंफेक्टेंट का इस तरह से छिड़काव कोरोना की रोकथाम के लिए कारगर है और आपके हमारे लिए सुरक्षित है? क्या कहते हैं डॉक्टर्स और क्या कहती है WHO की गाइडलाइन? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम अनलॉक कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की प्रैक्टिस काफी बढ़ेगी, लेकिन क्या सही है और क्या जरूरी है, इसे जानना बेहद जरूरी है। और आज इसी पर हम कर रहे हैं ये विशेष चर्चा कंज्यूमर अड्डा में, और इसके लिए हमने बुलाए हैं 3 खास मेहमान। WHO के एडवाइजर पेशेंट सेफ्टी डॉक्टर JS अरोड़ा, नाइट क्लिनिक के MD डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, और डिसइंफेक्टेंट बनाने वाली कंपनी जोवेक्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर अंकित वलेचा, जो केमिकल्स के एक्सपर्ट हैं और काफ़ी जानकारी रखते हैं, और हमें बताएंगे कि
किस तरह के डिसइंफेक्टेंट बाजार में आते हैं और ये सब चीज़ें कैसी काम करती। लेकिन पहले हम चलेंगे डॉक्टर अरोड़ा के पास। डॉक्टर अरोड़ा, क्योंकि WHO ने विस्तृत गाइडलाइन निकाल रखी है कि क्या क्या चीज़ें डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आएगी, उनका प्रयोग कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है, तो आप हमें बताएं कि WHO की गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है। क्योंकि जो मैंने कहा कि ये दृश्य बड़े आम हो चले हैं, जहां लोगों पर सीधा छिड़काव हो जाता है, या एक टनल है जिसमें से लोग गुजर रहे हैं, या फिर गाड़ियों पर एक पिचकारी नुमा चीज से छिड़काव चल रहा है। WHO क्या कहता है इसके बारे में? विपिन जी, ऐसा है कि अगर सबसे बेस्ट जो आइटम बताई गई है वो है सोप एंड वाटर। चाहे हमें कोई भी हाथ धोने हैं, कुछ करना है, सोप और वाटर जहाँ यूज़ करते हैं वो सबसे बेस्ट है। अगर हम आउटडोर में, फील्ड में बार बार हाथ नहीं धो सकते तो हम 70% अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है जो सरफेस को, जहाँ हम कहते हैं कि फोमाइट्स कहते हैं, जहाँ ड्रॉपलेट गिर जाते हैं, खांसी का इफेक्ट पड़ जाता है, जो उसकी छींटें पड़ती हैं, उसको साफ़ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। उसके लिए भी दो चीज़ें हैं, एक तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, फिनोल यूज़ करते हैं, या सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। बल्कि अगर कहो तो मैं आपको बताने का तरीका बता, जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है मार्केट में 10%, 5% अवेलेबल है, जो कि डाइल्यूट करके 1% बनाया जा सकता है। अगर घर में बनाना हो ब्लीचिंग पाउडर से तो 7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेके 1 लीटर पानी में डाल के बना सकते हैं। अब जैसे आपने बताया कि ये जो ख़ास तौर से टनल के अंदर या बॉडी के ऊपर छिड़काव करना, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, पहली बात तो ये कि जो अंदर जो इन्फेक्शन जा चुका है उसको नहीं रोकते। दूसरी चीज़ है जो कपड़ों पे जो इन्फेक्शन है वो उससे इतनी जल्दी जो है वायरस ट्रांसमिट नहीं होता, वो नहीं माना गया। तीसरा ये है कि उल्टा इनसे नुकसान होता है, ये स्किन पे एलर्जी पैदा कर सकते हैं, आइज़ में एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाए, मुंह से, नाक से, तो उससे वहाँ की जो अंदर की ब्रोंक्यूल्स हैं, जो लंग्स है, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है और उल्टा एस्थमा, एक साइंस ब्रेथलेसनेस हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आदमी टनल से गुजर रहा है या जिसके ऊपर स्प्रे डाला जाए, वो सोचता है कि अब तो मैं टोटली डिसइंफेक्टेंट हो गया, और वो उल्टा जो है अपनी हैंड हाइजीन या रिस्पिरेटरी हाइजीन कम करता है। तो हर तरफ से देखा जाए तो ये जो ना टनल वाला है या स्प्रे वाला है, ये बिल्कुल मना है और ये नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बाकी जो है उनको, जैसे कोई सरफेस है उसका भी अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे हमारे स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, अब उसमें भी बताया गया है कि क्या गाइडलाइंस हैं। जो ऑफिसेज हैं, स्कूल कॉलेज अब बहुत दिन बाद खुलेंगे, उनके लिए है कि पहले 24 से 48 घंटे तक उनके विंडो दरवाजे खोल के और उसमें जो है पूरे वेंटिलेशन किया जाए, हवा पूरी अंदर जानी जाए, और अंदर एक एक पार्ट को डिसइंफेक्टेंट से उसको डिसइंफेक्ट किया जाए। फिनोल से भी कर सकते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, हाइपोक्लोराइड से भी कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे नॉब्स हैं, लिफ्ट्स हैं, हैंडल डोर्स हैं, और क्या कहते हैं, जो स्विचेस हैं, जो पार्ट है उसको करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें सही है, लेकिन आज जो हमारा मुख्य मुद्दा वो यही है कि ये तो चलिए जो आगे होगा इस पर हम और बातचीत करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत, लेकिन जैसा हमने कहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अरोड़ा साहब बता रहे हैं कि डायरेक्ट छिड़काव, चाहे वो टनल के थ्रू हो या स्प्रे गन के थ्रू हो या किसी भी और तरीके से हो, वो इंसान के ऊपर उचित नहीं है। लेकिन आपने भी ऐसे दृश्यों की भरमार है, सब देखे होंगे, इनफैक्ट सरकारी दफ्तरों में ये चल रहा है, प्राइवेट ऑफिसेज में चल रहा है, बहुत सारी जगह। तो क्या गाइडलाइन का जो कहना चाहिए कि जानकारी लोगों को नहीं है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों ये चीजें चल रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। गाइडलाइन के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो टनल का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, टनल को इनिशियली एम्स में ट्रायल के तौर पे रखा गया था। बाद में ये देखा गया कि जो भी लोग टनल के थ्रू भी जो जा रहे थे और उसके बाद भी आ रहे थे, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। तो एक तरह से ये कहें कि क्लिनिकल स्टडी भी हो चुकी है कि टनल से कोई पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं मिलता। बट हाँ, जिस तरीके से कोरोना का डर सब जगह फैला हुआ था, लोगों को जो भी रास्ते समझ में आ रहे थे उन रास्तों का यूज कर रहे थे, और प्रोबेबली यही रीजन है जिसकी वजह से इसका ओवर यूज हुआ है। जैसा डॉक्टर साहब अरोड़ा जी ने अभी बिल्कुल सब कुछ लगभग उन्होंने पूरी बात बता दी। अल्कोहल जो बेस्ट, जैसा उन्होंने भी कहा, सोप एंड वाटर से अच्छा कुछ नहीं है, इजिली अवेलेबल है, चीप एंड बेस्ट सोप एंड वाटर है। अल्कोहल इज सेकेंड ऑप्शन, एंड जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट का जो सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, उसकी वजह से स्किन में रैशेस आ सकते हैं। अगर हमने उसके फ्यूम्स को इनहेल कर लिया
तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर आंखों में ज्यादा क्वांटिटी में चला गया या कंसंट्रेटेड चला गया तो आंखों में रेडनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन आ सकती है। तो जो इनके साइड इफेक्ट हैं वो ज्यादा होंगे अगर हम उनको ये कहें कि नॉन जुडिशियल यूज करेंगे। जुडिशियल यूज जितने भी चीजें हैं सबका एडवोकेटेड है, लेकिन नॉन जुडिशियल यूज जो ये कहें कि ज्यादा डर की वजह से हो रहा है, उसमें मुझे लगता है कि आपका और हमारा रोल ज्यादा आता है कि लोगों को जानकारी पहुंचाएं। ये जैसे आप पिक्चर में दिखा रहे थे कि जैसे पुलिस के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्प्रे कर रहे थे, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो टनल का कॉन्सेप्ट था, टनल का कॉन्सेप्ट तो उस जगह पे था जब कोई आप ये समझिए कि जैसे रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं जहां क्वांटिटी बहुत ज्यादा लोग, और ये हमने टीवी में ही दिखाया गया था कि चाइना में यूज हो रहा है, इस वजह से उसको कॉपी ज्यादा किया गया, उसके बारे में एक्सप्लेन कम किया गया। तो इसलिए इसका शायद ये कहें कि ओवर जुडिशियस यूज हो रहा है। जुडिशियस यूज होना इज ओके, और इसमें प्रोफाइलेक्सिस ये करनी है कि आपको अननेसेसरी केमिकल जो भी एक्सपोजर हो रहा है उसको अवॉइड करना है। और जैसा कि ये सर ने भी बताया कि इसमें एक बार जाने के बाद आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसे उसने कोरोना को खत्म कर दिया। ये गलत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस मिस्टेक कराता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी लगता है, और मुझे लगता है मतलब मैं अभी तक ऐसी किसी चीज से गुजरा नहीं हूं। हालांकि मैंने ये आज इंपॉर्टेंट करे इसलिए भी रहे कि चलिए किसी दफ्तर, रेलवे स्टेशन या जो बीत गया वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं बड़े बड़े शहरों में, अब वो अपने यहाँ इनका प्रयोग कर रही है, तो शायद उन्हें भी जानकारी नहीं है। इस शो से शायद उन्हें भी पता लगेगा, और इस तरह से छिड़क देने के बाद आदमी को बहुत अनकंफर्टेबल भी महसूस होगा, कपड़े गीले हो जाएंगे, वो कब तक सूखेंगे, तमाम चीजें रहेंगी। अंकित साहब, तो इस समय एक और चीज है कि बाजार में जो है वो डिसइंफेक्टेंट के नाम से नीले पीले न जाने क्या, हाँ सर मैं आ रहा हूं आपके पास अरोड़ा साहब, लेकिन मैं अंकित जी से एक सवाल, बहुत सारी चीजें बिक रही हैं क्योंकि आप इन सब चीजों में डील करते हैं, ये बताइए कि वो 2-3 चीजें ही हैं जो जैसे नाम ले रहे हैं कि भाई या तो साबुन पानी हो गया या अल्कोहल हो गया 70%, या फिर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, लेकिन क्या क्या बाजार में इस वक्त आ रहा है और क्या अवॉइड करना चाहिए? सर बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब गतिविधियां हो रही हैं। लोग सैनिटाइज़र के नाम पे पता नहीं क्या कुछ बेच रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ साबुन पानी के अंदर डाल के सैनिटाइज़र के नाम पे बेच रहे हैं। कुछ लोग अल्कोहल 70% कह रहे हैं पर डाल रहे हैं 25%, 30%। पीपल आर नॉट फॉलोइंग रूल्स। कोई ड्रग की गाइडलाइंस, फार्मा की गाइडलाइंस, किसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्विक पैसा बनाने के लिए, ईजी मनी लेने के लिए बहुत अजीब किस्म के सैनिटाइजर्स मार्केट के अंदर बिक रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा सब लोगों के लिए कि कोई भी सैनिटाइज़र जब खरीदें उससे पहले 5 चीज़ें ख्याल में रखें। सबसे पहले उस सैनिटाइज़र पे ड्रग लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग नंबर होना चाहिए, कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, कंपनी का पूरा एड्रेस होना चाहिए, GMP या ISO सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और एक वैलिड GST बिल होना चाहिए सर। क्योंकि इस समय इतना कुछ लोग बाग कर रहे हैं सैनिटाइज़र को लेके, अल्कोहल कंटेंट लिख रहे हैं 70% पर डाल नहीं रहे हैं। हमारी कंट्री में मैं सबसे ये आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ सैनिटाइज़र एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इस चीज़ से पैसा कमाने की कोशिश ना करें और हम सब लोगों की मदद करें। जी डॉक्टर अरोड़ा, ये एक बड़ा प्रश्न है कि जैसा हमने देखा था जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब सैनिटाइजर के लिए देश भर में लाइनें लग गई थी और सैनिटाइजर की एक बड़ी कमी सी हो गई थी। अब लॉकडाउन के दौरान इतनी जरूरत पड़ी नहीं सैनिटाइजर की, सब लोग घर पे, लेकिन अब जब हम अनलॉक कर रहे हैं तो एक बार फिर सैनिटाइजर चर्चा में आ गया है। और जैसा अंकित भी बता रहे हैं कि अब बाजार में ना जाने कितने तरह के ब्रांड्स आ गए हैं, कितना उस पर लिखा पड़ा वो भी सब भूल जाइए, क्योंकि कोई उतना देख के लेता नहीं है, वो जाता है मेडिकल स्टोर पर मांग लेता है। क्या कोई तरीका है या कोई रिकमेंडेड ब्रांड्स हैं या कोई रिकमेंडेड चीजें हैं जहां कि भाई आप सैनिटाइजर ले रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें, या ये ब्रांड खरीदें या ये सरकार वाला ब्रांड ले, ऐसा कुछ है कोई? ये सर कुछ चीजों का हमारे को ख्याल रखना जरूरी है वाइल बाइंग सैनिटाइजर्स। सबसे पहले जो सैनिटाइजर आप जिस ब्रांड का ले रहे हैं उस मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस नंबर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइसेंस नंबर बेसिकली हमारे को इंडिया का ड्रग अथॉरिटी देता है, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि वो कंपनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ड्रग के नॉर्म्स या FDA के नॉर्म्स या WHO के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सैनिटाइज़र को बना रही हैं। दूसरा, अल्कोहल कंटेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उस सैनिटाइज़र के अंदर 70% से ऊपर अल्कोहल है या नहीं है।
एज पर WHO गाइडलाइंस 70% से ऊपर अल्कोहल के सैनिटाइजर्स ही काम करेंगे। तीसरा, उस कंपनी का कोई कस्टमर केयर नंबर। चौथा, उस कंपनी के बारे में के पास कोई GMP सर्टिफिकेट या ISO सर्टिफिकेशन उस लेबल के ऊपर उनकी बॉटल के मेंशन है या नहीं है। प्लस आप जिस भी दुकानदार से ले रहे हैं, ठीक है अंकित जी, ये बातें आपने बताई। मैंने दरअसल सवाल पूछा था डॉक्टर अरोड़ा से कि क्या इसके लिए भी कोई गाइडलाइन है, क्योंकि हम देख चुके हैं प्री लॉकडाउन एरा में बड़ी इसके लिए खींचतान मची थी और अब हम लगभग वापस उसी स्थिति में आ गए हैं। और अब तो ये संकट और बड़ा भी है कि जब कोरोना पूरी तरह से स्थापित भी है और बड़ा वाइटल हो जाएगा सैनिटाइजर का उपयोग। हाँ विपिन जी, मैं पहले बताऊंगा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन थी कि सैनिटाइज़र ज़्यादा बेटर है इवन सोप वाटर से, तो अब तो लोगों को समझ आ गया है कि साबुन पानी सबसे अच्छा है, सैनिटाइज़र सेकंड नंबर पे है जब हम आउटडोर होते हैं, जब साबुन पानी अवेलेबल नहीं है। सैनिटाइज़र का मैं एक बात और जो भ्रम थी वो था कि लोग क्या करते थे, जो अल्कोहल पीने वाली है उससे हाथ साफ कर लेते थे। बोलो अल्कोहल भी तो अल्कोहल ही है, लेकिन जो अल्कोहल पीने की होती है वो 20 से 40% तक होती है, और जबकि हमें चाहिए 70%। अब अगर हमें सैनिटाइजर घर बनाना है, कोई मुश्किल काम नहीं। मैं छोटा सा फार्मूला बताऊंगा। जो स्पिरिट, मेडिकल स्पिरिट, सर्जिकल स्पिरिट हम बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती है, वो अगर 750 ml वो ले लें, करीब 15 ml ग्लिसरीन और 40 ml तक उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर वो डाल लेते हैं और उसको 1 लीटर तक पानी डाल के उसको बना लेते हैं, वो सैनिटाइजर सबसे अच्छा है, वो हम घर में बना सकते हैं। यहाँ तक कि उसमें अगर कोई फ्लेवर डालना चाहे, वो आर्टिफिशियल फ्लेवर मिल जाते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ये तो सैनिटाइजर के लिए हम बाजार में जाने की जरूरत नहीं, हमें देखने की जरूरत नहीं है कौन सा ब्रांड अवेलेबल है, कौन सा ब्रांड नहीं है, कौन सा सच्चा है, झूठा है, कैसा भी है, हम खुद घर में बना सकते हैं। और जो अल्कोहल से है वो उसमें नहीं करना है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई मतलब नहीं है कि हमें बाहर से सैनिटाइजर लेने की आवश्यकता है, हम घर में इसको बना सकते हैं। राइट, चलिए मैं एक चीज और बताऊंगा। हाँ सर, कि जो अब बॉडी एक सेकंड जो बॉडी के ऊपर जो डिसइंफेक्टेंट डालने की बात है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी मना कर रही है। ये जो आपने कहीं कहा ना कि सरकारी दफ्तरों में हो रहा है, ये टोटली मिस इन्फॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस भी कहती हैं कि हमें किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ह्यूमन लाइफ के ऊपर या इवन एनिमल के ऊपर भी कोई भी डिसइंफेक्टेंट नहीं डालना है। ये ओनली जो है सरफेस के लिए है, चाहे वो प्लास्टिक हो, मेटल हो, उसमें भी हम प्रेफर करते हैं। अगर मेटल हो तो, या क्या कहते हैं कंप्यूटर का है, या जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो वो 70% अल्कोहल से साफ करें, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि इन केमिकल से जो हाइपोक्लोराइड है या फिनोल है। जी बिल्कुल, चलिए तो बढ़िया है। और वो जो मैंने जिक्र किया, वो जो दृश्य हमें बीच में देखने को मिले थे, ये 2 महीने के दौरान की बातें हैं। हो सकता है बहुत सारी जगह से ये चीजें हट भी गई हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि उनकी कॉपी करके अब सोसाइटीज हो गई या जो दुकानदार हो गए, वो तमाम लोग ये सब करने लग गए हैं। लेकिन इनसे बचना है, ये हमारे तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लेकिन इंसान पे तो नहीं डालना है, लेकिन आपके पास बहुत सारी सर्फेसेज अब होंगी, आपकी गाड़ी है, आपकी तमाम दूसरी चीजें, क्योंकि अब जब आप बाहर जाएंगे, जब आप ओपन कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, तो सारी चीजों का इस्तेमाल होगा। वहां डिसइंफेक्टेंट का क्या रोल है, वहां कैसे करना है, किससे करवाना है, ये सारी बातें रहेंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना का केमिकल कनेक्शन, क्योंकि किस तरीके से डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग करना है, क्या उनको सीधे इंसान पर छिड़क देना है, अपने ऊपर छिड़कवा लेना है, या फिर समझदारी से काम लेना है। तो ब्रेक से पहले यह बात तो तय हो गई कि डायरेक्ट किसी इंसान पर, जीवित व्यक्ति पर डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग ठीक नहीं है। गाइडलाइन साफ है, WHO की भी है, और इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी हेल्थ मिनिस्ट्री की बात जो डॉक्टर अरोड़ा ने हमें बताई। अब ये कि जो बाकी चीजें हैं, मसलन आपकी कार हो गई या वो तमाम चीजें जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हम ओपन अप कर रहे हैं, लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, तो सब चीजों का इस्तेमाल होगा। डॉक्टर कौशल कांत, आप हमें ये बताइए कि अब हमारी कारें हो गई, बाइक्स हो गई, या और भी तमाम चीजें जिनका प्रयोग हम डे टू डे पे करेंगे, जो बड़ी चीजें हैं, उन पर तो डिसइंफेक्टेंट का डायरेक्ट प्रयोग होता है, लेकिन अब इसमें भी बड़े कंफ्यूजन है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज, क्योंकि हमने एक दृश्य भी बहुत देखा, एक बाइक आती है, वो सीधे उस पर छिड़क देते हैं, इंजन गर्म था और आग लग जाती है। तो ऐसी घटनाओं से हमें बचना होगा। इसके लिए जो बेस्ट, जो मुझे लगता है घर पे यूज होने वाला सोप वाटर, अगर आप घर पे ही, ऑब्वियसली आपकी गाड़ी है, आप घर से ही जाएंगे, तो आप उसको घर पे सोप वाटर से वॉश कीजिए, इसमें कोई ना आग लगने का खतरा। चीप एंड बेस्ट सोल्यूशन तो सोप वाटर ही है। सेकेंड चीज आती है सोडियम हाइपोक्लोराइड का
जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट होता है उसको हम उसके कपड़े में हम सोख करके हम उसे पोंछ सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि सोडियम हाइपोक्लोराइट से आपका जो कलर है वो फेड हो जाएगा। तो इन बेस्ट सिचुएशन सोप वाटर इज बेस्ट इवन फॉर योर कार्स। अंदर के लिए आप जो स्प्रिट के स्प्रे आते हैं वो कर सकते हैं, बशर्ते कि गाड़ी खड़ी हो, और स्प्रे करने के बाद गाड़ी स्टार्ट ना करें, थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करके चलें। और सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सोडियम हाइपोक्लोराइट के जो सोल्यूशन आते हैं उस सोल्यूशन को मैंने देखा कि हॉस्पिटल में हो तो बहुत सारे लोग उसको मिला करके आज रख दिया, उसको 1 हफ्ते तक यूज कर रहे हैं, उसकी इफिकेसी खत्म हो जाती है। यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो सोल्यूशन है आप आज ही बनाएं और आज ही उसको यूज करें और उसको डिस्कार्ड कर दें जो बचा है। ये नहीं कि उसको आप कल यूज करें, परसों यूज करें, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। और बेस्ट तरीका यह है कि जैसा सर ने बताया कि 5% एंड 10% के आते हैं, तो उसको बनाने का तरीका है कि आप 1 कप सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन ले लें, 5 कप या 10 कप डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्ट्रेंथ है। अगर 5% वाला है तो आप 5 कप ले लें, और 10% वाला है तो 10 कप ले लें, और उसके थ्रू उसको तुरंत यूज करके उसको कल ना यूज करें, क्योंकि उसकी एफिकेसी जो उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है जिससे डिसइंफेक्शन होता है वो तुरंत खत्म हो जाती है। और जो मार्केट में आप खरीद के ला रहे हैं तो आप देखिए जो ओरिजिनल होगा ना उसे एक बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आती है। अगर वो आपको स्मेल मिसिंग है इसका मतलब वो बनाया गया है और उसमें से क्लोरीन खत्म हो चुकी है। पंजेंट तीखी स्मेल जब अगर आ रही होगी वो बेहतर होता है, अदरवाइज नहीं इफेक्टिव होता है। ठीक है अंकित वलेचा, तो ये बातें बता दी डॉक्टर कौशल कांत ने हमें। अब ये बताइए, क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आ रही हैं जो आपकी कार क्लीन करने की बात कर रही हैं, दुकान क्लीन करने की बात कर रही हैं, काउंटर क्लीन करने की बात कर रही हैं, तो कैसे चुनाव करें उनका, कैसे समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अब जो ये ऑफर लेकर आ गए बाजार में। सर डिसइंफेक्टेंट या जिसे सोडियम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन कहते हैं, अगर बेसिक भाषा में आपको बताऊं, वो एक फ्लोर क्लीनर है सर। दैट इज अ बेटर वर्जन ऑफ अ फ्लोर क्लीनर। ओके, जो हम लोग घर में विनाइल यूज करते हैं उसका बेटर वर्जन है सोडियम हाइपोक्लोराइट। अगर कोई भी ह्यूमन टच वाले ऐसे सरफेस पे डाला जाएगा जिसमें ह्यूमन टच आना है तो दैट कैन डैमेज द ह्यूमन बॉडी। सरफेसेस को क्लीन करने के लिए सर मार्केट में बहुत सी कंपनीज ने सरफेस सैनिटाइजर्स बनाए हैं जो कि 70% एंड अबव अल्कोहल सोल्यूशन से बने हुए हैं, जो कि आप किसी सरफेस पे अगर स्प्रे करें तो 2 से 3 मिनट इंतजार करें अल्कोहल को इवेपोरेट होने का, उसके बाद आप उस सरफेस को फ्रीली यूज कर सकते हैं। लॉट ऑफ कंपनीज आर मेकिंग इस तरीके के प्रोडक्ट सर। डिसइंफेक्टेंट एक फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज करना है सर, आपकी जो हार्ड सरफेसेस हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो वाइप से करना है। स्प्रे से जब भी उन चीज़ों को यूज किया जाएगा वो एक ह्यूमन बॉडी को खराब कर सकती हैं। हम फायदा करना चाह रहे हैं, कहीं हमारा इससे नुकसान उल्टा ना हो जाए। जी नहीं सही है आपकी बात। तो क्विकली सम अप डॉक्टर अरोड़ा, आप मुझे ये बता दीजिए कि अब जब आप जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपने दफ्तर जाएंगे, दुकान जाएंगे, या जो भी आप काम करते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है क्विकली? अच्छा विपिन जी, मैं एक और बताना चाहूँगा कि आपने एक वीडियोस और देखे होंगे जो बिल्डिंगों पे बड़ा बड़ा बाहर स्प्रे कर रहे हैं। जो बिल्डिंग है, बस स्टॉप है, जो बाहर के एरिया हैं जहाँ हवा चलती है, जहाँ धूप आती है, उसमें इन तरह के स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। क्लीनिंग की आवश्यकता आपको इंडोर में है, बाहर नहीं है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी के अंदर, जैसे हमने देखा है कि किसी के घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और आइसोलेशन में है, उसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि अगर मान लो उसका टॉयलेट है या उसका जो ऐसा एरिया जहाँ इन्फेक्शन हो सकता है उसको स्प्लैश नहीं करना। अगर उसकी जो उसको एक तो छिड़कना नहीं है, जैसे स्प्लैश करेंगे तो उल्टा वायरस फैलेगा। ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमारे को। एक मैं और भ्रम दूर करना चाहूँगा, साबुन के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि एक साबुन अगर 10 बंदे यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन को दूर नहीं करेगा। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर सोप डिस्पेंसर है तो डिस्पेंसर को जरूर बाहर से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। लेकिन अगर सोप में भी अगर वायरस रह गया तो सोप की आवश्यकता क्या है? यह बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है कि अगर हम कॉमन प्लेस पे सोप पड़ा हुआ है तो एक का सोप दूसरा बंदा यूज़ करता है तो इन्फेक्शन हो जाएगा। यह बिल्कुल नहीं है। आप सोप, अगर सोप पे भी इन्फेक्शन रह गया तो सोप का फ़ायदा क्या हुआ? तो बाहर, जैसे आपने बोला कि हमें बाहर जाना है, तो
तो कोशिश यही की जाए कि हमें जो है घर के अंदर जो है वही सोप यूज करें और बाहर जो है सैनिटाइजर 70% अल्कोहल का घर में भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, मैंने तरीका बताया है। जी। 750 ml आप स्प्रिट नहीं, बहुत उपयोगी बातें आज आपने बता दी और एक बढ़िया टॉपिक भी हमें दे दिया है। जाते जाते आपने कहा कि जिनको अगर हो जाए और वो होम क्वारंटाइन है तो क्या ध्यान रखना है। तो इस समय ऐसा बहुत हो रहा है कि चूंकि काफी लोगों को ये हो रहा है बेड्स की कमी, और बहुत ज्यादा लोग सीरियस नहीं है, छोटे मोटे सिम्टम के साथ उन्हें हो रहा है, लेकिन रह तो घर के अंदर ही रहें। वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कह रही हैं कि आप होम क्वारंटाइन होकर ही अपना इलाज कर लीजिए, लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड है तो किसी और में फैलने का डर रहेगा। तो अगर आप होम क्वारंटाइन होने की नौबत आती है या आपके आसपास कोई है तो क्या ध्यान रखना है, इस पे एक अगले एपिसोड में बात होगी। लेकिन आज के लिए आप तीनों ही लोगों का बहुत शुक्रिया। हमने अच्छी तरह समझा आपसे कि किस तरीके से डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करना है, इंसान पर करना है, मशीनों पर करना है, टेबल कुर्सी इत्यादि पर करना है और किन का नहीं करना है, और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जब ये सर्विस आप ले रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, और घर पे इन्हें बनाने के आसान तरीके क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।